भैया देखा आ गए हम बच्चे किसान वाणी के अपना बच्चन के बहुत बहुत स्वागत है यह कार्यक्रम में ही। और बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। आज है वाल्मीकि जयंती। महर्षि वाल्मीकि के जन्म का सम्मान करने के लिए ये जयंती हम बच्चे मना रहे हैं भैया। और देखा संस्कृत महाकाव्य रामायण की रचना कर रहे हैं, उन्हीं संस्कृत का प्रथम कवि माना जाता है। और ये दिन भारतीय साहित्य और संस्कृति में उनके योगदान का ही हम बच्चे याद करे थे। और ये दर्शाइत हैं कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद आत्म प्रेरणा से कुछ भी हम बच्चे हासिल कर सकी थे। ये मुख्य रूप से वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है जो ऋषि वाल्मीकि का ही अपन आराध्य मानत है। महर्षि वाल्मीकि के पहले का नाम रत्नाकर रहा, उन्हीं तपस्वी बन गए, उन्हीं रामायण लिखिन। आज उन्हीं भगवान की तरह बच्चे पूजित हैं। और यह बात सिखाओ थी कि अपना के पीछे कुछ भी रहा हो, अगर अपने वर्तमान में ही अगर अपना मेहनत की जाए, अपना कहीं सफलता अवश्य मिली। ठीक है, भारत हमेशा ही महान लोगन और विद्वानों का देश रहा है भैया। हमारे देश के ये पवित्र धरती पर कई प्रमुख और महान लोगों ने जन्म लिया। ऐसे भारत का ही हम बच्चे विद्वानों का देश कहे थे। महर्षि वाल्मीकि हमारे देश के उन महानतम लोगों में से एक आई। वही एक संत रहे और एक साधारण जीवन उच्च विचार रखने वाले व्यक्ति रहे। ये बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे। आज उनका जयंती आए, हम अपना से कहा कि यह चारशानी और सुमाली के पुत्र रहे। हमारे देश के सबसे प्राचीन कवि रहे। वाल्मीकि जयंती हमारे हिंदू धर्म के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है भैया। और महर्षि वाल्मीकि के कई मंदिर और कई वाल्मीकि तीर्थ स्थलों हैं जो वाल्मीकि के जन्म दिवस के अवसर पर सजाई जाती। वहाँ प्रतिमा के फूलों और फूलों की माला से हम बच्चे वाल्मीकि जी की प्रतिमा का ही सजाई थे। यह त्योहार पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे भारत भर में मनावा जाते भैया। तो अपना से कहा कि भैया देखा उनसे हम बच्चे प्रेरणा ले, तो हम उन्हें सच्चत नमन करी थे और अपना का सुनवाई थे एक बढ़िया हस राम भजन। भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम, 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम। भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम, 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम। चार दिना को चमक चौवा फिर अंधियारो हु है। 4 दिना को चमक चौवा फिर अंधियारो हु है। खोटे कर्मों की जा करनी अंत काल लोहू है। भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम, 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम। भैया भजले सीताराम, 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम। बनत बनत के सब हैं साथी, बिगड़े को नैया। बनत बनत के सब हैं साथी, बिगड़े को नैया। पाप पुण्य सब अपने लाने को बटाउत नैया। भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम, 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम।
जो तन माटी में मिल जय काहे करत गुमान, जो तन माटी में मिल जय काहे करत गुमान। पिंजरा छोड़ सुआ उड़ जय धरी रहेगी चाम, भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम। 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम, भैया भजले सीताराम। 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम। ने बेटा ने बिटियाँ जे हैं, ने नाती ने नतरा, ने बेटा ने बिटियाँ जे हैं, ने नाती ने नतरा। 2 डग तिरिया संग न जे हैं, ओ माटी के पुतरा, भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम। 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम, भैया भजले सीताराम, भैया भजले सीताराम। 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम, भैया भजले सीताराम। 2 दिन की जिंदगानी काहे भूलो हरि नाम। अब ये बढ़िया गान तान के बाद पारी आई थी शानदार जानकारी। किसान बहनों भाइयों, जो खेत तक तकनीकी पहुंचती है उसकी रचना प्रयोगशाला में होती है। जब हम बात करते हैं नई नई अवधारणा की तो आधुनिक खेती का नाम आता है और आधुनिक खेती से हमें उत्पादन अच्छा मिल सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम विकास कर सकते हैं। आज इसी प्रकार से जो हमारा चर्चा का विषय है वो है कार्बन फार्मिंग के बारे में। हमारी प्रयोगशाला में जो कार्य हो रहे हैं उनके मुखिया हमारे बीच हो, उनसे ये बात की जाए। डॉक्टर एस तोमर साहब निदेशक है अनुसंधान सेवाएं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से। तोमर साहब से हम ये जानकारी लेंगे। तोमर साहब, हम अपने इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और जैसे कि आज हमारा विषय है कार्बन फार्मिंग या जैविक खेती, ये है क्या? किसान भाइयों, कार्बन जैविक खेती जो है ये परंपरागत खेती है। जो आधुनिक खेती जो हम लोग कर रहे हैं आजकल, उसमें कुछ अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का, रासायनिक खादों का जो उपयोग कर रहे हैं, उससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है और उसमें वातावरण में जो अवरोध आ रहे हैं उसके कारण हमारा पूरा कृषि प्रणाली प्रभावित हो रही है। अब जो जैविक खेती है वो एक प्रकार की खेती है जिसके द्वारा मृदा में कार्बन का निर्माण, उत्पादन एवं उसके संग्रहण उपयोग द्वारा मृदा स्वास्थ्य में अनुकूल सुधार लाकर फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु किया जाता है। इससे क्या है कि मृदा में स्वास्थ्य का खराब न हो और उसमें उत्पादन में भी वृद्धि हो, उत्पादन में कोई कमी ना आए, ऐसी खेती हम उसको जो जैविक खेती है उसके द्वारा करें। जी तोमर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है और हमारी बातचीत शुरू भी इससे हुई थी। कार्बन फार्मिंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब ये कार्बन की बात बार बार आ रही है और ये तत्व कार्बन है, ये मृदा कार्बन होता क्या है? जो कार्बन मृदा में रहता है एक तरह का जीवांश है, उसमें जीवाणु रहते हैं और वो जीवाणु हमारे पेड़ पौधों को बढ़ने में बहुत सहायक होते हैं। खुद उसमें ऐसे तत्व निर्मित करते हैं जो कि पेड़ पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। इन जीवाणुओं का मृदा में रहना, इन कार्बन पदार्थ का होना अति आवश्यक है। जी, तो ये जीवांश पदार्थ की जो आप बात कर रहे हैं ये आता कहाँ से, इसका स्रोत क्या होता है? यादव जी, जो मृदा में कार्बन या ह्यूमस के प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं। सर्वप्रथम तो पौधों के अवशेष, जो पत्तियां, जड़ें जो होती हैं, और दूसरी जो अन्य स्रोत जीवांश में मृदा में पाए जाने वाले मृत जीव, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंजाई आदि होते हैं। इन स्रोतों से जैविक क्रियाओं में बहुत सहायता मिलती है और पौधों को जो पोषक तत्व की आवश्यकता होती है वो पूर्ति होती रहती है। जी जी, मतलब इसमें हम ये मान के चलें कि एक तरह से ह्यूमस वो उनको वहाँ से मिलता है। ये कार्बन पदार्थ या ह्यूमस की बात जो हम अभी कर रहे हैं, इसका उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?
इसमें मृदा में जैविक जो पदार्थ रहते हैं, जैविक अंश जो रहते हैं, उनको बढ़ाने के लिए हम कई तरीके से जैविक खादों का उपयोग करें। जैसे बायो फर्टिलाइजर्स जो आते हैं उनका समय समय पर उपयोग करते रहें, कीटनाशक दवाओं का कम से कम उपयोग करें, और जो केचुआ खाद है उसका भी उपयोग करते रहें, और हो सके तो रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए, और उत्पादन में कभी कमी नहीं आएगी यदि हम जैविक खादों का उपयोग करेंगे। तो मतलब हम वापस एक प्राकृतिक अवस्था की ओर मोड़ें अपनी खेती को। तो डॉक्टर साहब, इसमें कार्बन या जैविक खेती की जब हम बात कर रहे हैं, इससे क्या क्या और लाभ हो सकते हैं हमारे किसानों? यादव जी, जैविक खेती से बहुत से लाभ हैं, और इसमें मुख्यतः जो लाभ हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि परंपरागत खेती की तुलना में कार्बनिक खेती अधिक जीव विविधताएं मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप नैसर्गिक वनस्पतियों से विकास में स्वाभाविक रहती हैं, जो जैव विविधता बढ़ाने के सहायक हैं। साथ ही कार्बन पदार्थों का संग्रहण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली वायु का वातावरण में घुलने से रोकने में सहायक होता है, जिससे ग्रीन हाउस जैसे दुष्प्रभावों में कमी लाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य में अनुकूल सुधार लाना, ताकि उर्वरता बनी रहे और उत्पादन भी बढ़ जाए, यानी मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाएं वांछित सुधार के साथ साथ कार्बनिक पदार्थ पौधों के पोषक तत्वों को भी स्रोत है, जिसमें जैविक आदानों के व्यय से भी कभी लाई जा सकती है। प्रक्षेत्र में आय में वृद्धि होती है, वो उच्च गुणवत्ता उत्पादन का बाजार मूल्य भी अधिक प्राप्त होता है। यदि हम जैविक उत्पाद बाजार में लाते हैं उसकी कीमत अलग से मिलती है, और जो कि किसानों, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल वो बहुत जरूरी है, तभी जैविक उत्पादों का बाजार में उचित मूल्य मिल सकता है। तो तोमर साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि जनता खुद चाह रही है कि उनको जैविक खेती के पदार्थ मिले, जैविक खेती के उत्पाद मिले, बशर्ते गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। अब अगली बात ये आती है कि जो हम कार्बनिक खेती की बात कर रहे हैं, मृदा में कार्बनिक या जैविक पदार्थों को बढ़ाने का उपाय क्या क्या करने चाहिए? इसमें मुख्य उपाय जो हैं, गोबर या कार्बनिक खादों की अधिकतम उपयोग। चूंकि गोबर और कार्बनिक खाद आजकल बहुत कमी हो रही है, पशु गांव में देखें तो बैलजोड़ी या पशु कमी हो रही है, जिसके कारण इन खादों की बहुत दिक्कत जा रही है। लेकिन फिर भी गोबर या कार्बनिक जो आपके पास जो अवशेष हैं, फसलों के जो अवशेष हैं, उनसे कंपोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। दूसरा है मृदा के कर्षण को कम करने की, मृदा में जुताई जितनी कम कर सकें उतनी जुताई कम करना चाहिए, जिससे जो अवशेष हैं वो कहीं हमारे बेकार न चले जाएं। मृदा में जैविक क्रियाओं उनके उच्चतम स्तर पर क्रियाशील बनाए रखने के लिए नमी, जल संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए। जी, मिट्टी बहुत कीमती है, ये बरसात में मिट्टी बह जाती है, उसका बचाव भी रखना बहुत जरूरी है। निदाई उपरांत जो खरपतवार हमारे पास बचते हैं उनको किसी गड्ढे में डालकर उससे कंपोस्ट तैयार करना चाहिए, और फसल कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को मृदा में समावेश करना या अवशेषों को जलाकर नष्ट करने से रोकना। ज़्यादातर देखा जाता है जिन ऐसे क्षेत्रों में जहां कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की हार्वेस्टिंग या धान की हार्वेस्टिंग हम करते हैं, काटते हैं, उसमें जो अवशेष बचते हैं, वो जो फसलों के अवशेष बचते हैं, उनको किसान जला देते हैं। ये जलाना एक बहुत बड़ा अभिशाप है, और भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश शासन ने इसमें बहुत प्रयास किए हैं कि किसान उसको, उन अवशेषों को जलाए ना, उससे खाद तैयार की जाए, उस खाद को बाद में खेती में उपयोग किया जाए। दूसरी, वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं जिनमें धान और दूसरी फसलें ली जाती हैं, वहाँ जो आपके खरपतवार जो बचते हैं उनके भी अवशेष हम उपयोग करके उसकी खाद बनाई जा सकती है। सिंचाई में जो कमांड एरिया जो हैं, इनमें सिंचित क्षेत्रों में चूंकि हम कई फसलें लेते हैं, और उन फसलों में जो भी अवशेष हों उनको प्रॉपर खाद बना के और खेतों में डालना चाहिए, जिससे जैविक खेती जो है बड़ी सफलतापूर्वक हो सकती है। दूसरे, जो एक मल्चिंग है, एक नई तकनीकी है। इस मल्चिंग को यदि हम जो अवशेष बचते हैं, उस अवशेष से यदि पौधों के बीच में, जैसे जो
चौड़ी रो वाली फसलें हैं या फलदार वृक्ष हैं, उन वृक्षों में इस मल्चिंग मटेरियल को, जो अपने खरपतवार और फसलों के अवशेष हैं, उनका उपयोग करें। उसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि जो नमी है वो संरक्षित होती है, दूसरा जो खरपतवारों की जो निकलते हैं वो खरपतवारों को भी ये कंट्रोल करते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है तापक्रम। गर्मी के दिनों में यदि हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो उसमें तापक्रम में करीब 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी इस मल्चिंग द्वारा आ जाती है। इस तरह की जो विधियां हैं वो अपनाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो जानकारी आपने कार्बन फार्मिंग यानी कि जैविक खेती के बारे में दी है, आशा है कि हमारे किसान बहन भाई इसको जानकर, इसको अपनाकर लाभ अवश्य उठाएंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया यह रहे बढ़िया जानकारी, और अब आवाज सुनवा आवाज एक बढ़िया लोकगीत। जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानन, कौन जनी काय पाप करे रे, कौन जनी काय पाप करे रे। ठगड़ी का जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानन, कौन जनी काय पाप करे रे। सरकार चरखीले चिंता बेर डारी समला अंका, सरकार चरखीले चिंता बेर डारी समला अंका। मेहनत वाला पट पट भूख मरे, छोर सबो फटकारे माँ। मेहनत वाला पट पट भूख मरे, चोर सबो फटकारे माँ। खेतला पसीना माँ भरे रेहन, खेतला पसीना माँ भरे रेहन। नियत माँ थोर को बेईमानी लाने सानन, कौन जनी काय पाप करे रेहन। ठगड़ी का जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानन, कौन जनी काय पाप करे रे। लौठी और गोली लहम झेलन, देश भर कटा डारन घे। लौठी और गोली लहम झेलन, देश भर कटा डारन घेच। उन मन उजियार ला पोटारे हैं, जेन मन अंजोर ला दिन बेच। उन मन उजियार ला पोटारे हैं, जेन मन अंजोर ला दिन बेच। हम तो सुराज पे झुमरे रहन, हम तो सुराज पे झुमरे रहन। सूरज ला खीसा मालुका के फिर नहीं लानन, कौन जनी काय पाप करे रेहन। ठगड़ी का जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जानन, कौन जनी काय पाप करे रेहन।
हमर कस गरीब हा के पूजा होगे हासी ठठाबा हमर कस गरीब हा के पूजा होगे हासी ठठाबा लक्ष्मी ओकरे घर घुस रे जिन मन देखावत है लात लक्ष्मी ओकरे घर घुस रे जिन मन देखावत है लात ओंजरामा फूल पान धरे रे ओंजरामा फूल पान धरे रे पैसाला कलयुग के देवता फिर नहीं माने कौन जनी काय पाप करे रे ठगड़ी का जिंदगी माँ सुखला फिर नहीं जाने कौन जनी काय पाप करे रे कौन जनी काय पाप करे रे कौन जनी काय पाप करे रे आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में
कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं। और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। देखा, सिंचाई के प्रबंधन कौन में होए के चाहिए, हमारे पास कौन कौन यंत्र होए के चाहिए, काहे से कि अगर आधुनिक कृषि तब बड़ा फायदा है उमा, काहे से कि कम समय में ही ज्यादा उपराज मिली, ज्यादा जगह तक हम कही सकब। अब जैसे का कहा उठे स्प्रिंकलर एक ठे होत है, वह चारों तरफ बढ़िया घूमत है फव्वारा कस, जाने भैया। तब जब वह घूमत है और घूम घूम के पानी डाली, तब पानी सब जगह पहुंचाओ जाई और पानी की मात्रा ज्यादा ना खर्च हुई। ठीक है ना, जैसे हम पचे बहाव विधि से बहा दिए थे, हम अपना सटक लगा दिए है ना, तो उनमें पानी ज्यादा मात्रा में चला जाते, कहे से कि भाई कम कम पानी डाला और ज्यादा दिन सींचा, तब तक खेती में फायदा आए। ठीक है ना, तब जौन फसल चाहती थोड़ी थोड़ी पानी पे रोज रोज पानी, ठीक है। तब कुछ फसल होते कि रोज पानी नहीं चाहिए, पे पानी तो चाहिए, जमीन तो नमी बनी रहे। तब जब पानी की मात्रा तो उतना आए, वहाँ हम पचे संभाल संभाल के डारब तो और बढ़िया आए। ठीक है, और अब चला जाए और सगले पंचन से की जाए। जय जवान जय किसान। अभी आप सुन रहे थे किसानवाड़ी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार। आकाशवाणी का ये शहडोल केंद्र है। रात्रि के 8 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।